हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी जेईई। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखा था, उसी सीक्वेंस के अंदर हम एडवांस से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। ओके, ये जेईई एडवांस 1990 का एक क्वेश्चन है जिसके अंदर बोला गया है इफ x इज लेस देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस वाई प्लस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू हाफ एंड x प्लस वाई इंटू एक्स अपॉन वाई equals to minus half, then we have to find out the value of x and y। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें दो वेरिएबल दे रखे हैं, लेकिन इस तरीके से दे रखे हैं कि उनके अंदर भी दो इक्वेशन बन रही हैं, उनको हमें सॉल्व आउट करना है। तो हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया। उसके अंदर क्या करते हैं, बस छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। हमने दोनों इक्वेशंस को लिख लिया, x प्लस वाई प्लस एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू हाफ। लेट्स से दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकेंड इक्वेशन x प्लस वाई into x upon y equals to minus half। Let's say this is the equation number 2। ध्यान से देखते हैं, अगर फर्स्ट इक्वेशन this x plus y can be written as this and this x upon y like this। ओके, तो अगर हम यहां पर दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन के अंदर या दोनों ही इक्वेशन के अंदर x प्लस वाई को या x अपॉन वाई को दोनों में से किसी एक को भी रिप्लेस कर लेते हैं तो हमारी इक्वेशन ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप में आ जाएगी। तो क्या करते हैं हम अभी के लिए, x प्लस वाई को सेकेंड इक्वेशन से हम बोल देते हैं माइनस हाफ अपॉन दिस x अपॉन वाई को हम डिनोमिनेटर में भेज देते हैं। तो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3 और इस x प्लस वाई इक्वल टू माइनस हाफ अपॉन एक्स अपॉन वाई को, जिसको कि हम इक्वेशन नंबर 3 बोल रहे हैं, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो है कुछ ऐसी सी सब्स्टिट्यूट होके आएगी, माइनस हाफ एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू हाफ। अब अगर आप देखो इस इक्वेशन के अंदर एक्स अपॉन वाई एंड एक्स अपॉन वाई हमारे पास अवेलेबल है, और इस टाइप की जब भी कभी कोई कंडीशन आती है तो हम हमेशा और हमेशा इस टाइप के वेरिएबल में इसको कोई एक न्यू वेरिएबल z मान लेते हैं। तो हमने अभी के लिए x अपॉन वाई को एक न्यू वेरिएबल z मान लिया है। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी माइनस 1 अपॉन 2z प्लस z इक्वल्स टू हाफ। अब हमें सिंपल से बस सिंप्लीफाई करना रह गया है क्वेश्चन को। क्वेश्चन अपने आप ही इजीली होता चला जाएगा। हमने यहाँ पर एलसीएम लिया, तो एलसीएम आ गया हमारे पास 2z, ये हो जाएगा -1 प्लस 2z स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ। इस 2 से 2 को उड़ा दिया, ये हमारे पास हो जाएगा -1 प्लस 2z स्क्वायर इक्वल्स टू z, और यू कैन से 2z स्क्वायर माइनस z माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक बन गई है। इस क्वाड्रेटिक को हमें सिंपल से बस सॉल्व करना है। इस क्वाड्रेटिक के अंदर अगर हम देखेंगे, इसके फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2z स्क्वायर माइनस दिस इज माइनस साइन एंड 1 इंटू 2 हो गया, तो ये बोल सकते हैं माइनस 2z प्लस z माइनस 1 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से z इक्वल्स टू एक तो माइनस हाफ आ रहा है, z इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके, तो हमारे पास अब दो कंडीशन है। फर्स्ट इज व्हेन z इक्वल्स टू माइनस हाफ, और क्योंकि z तो आपने कंसिडर कर रखा है x अपॉन वाई, तो यहां से x इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास माइनस y बाय 2। और हमारे पास जो पहली इक्वेशन है इसके अंदर आप इसे पुट कर सकते हो, चाहे दूसरी इक्वेशन में आप इसे पुट कर सकते हो, किसी में भी पुट कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हो जाएगा आपके पास, लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करते हैं, तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास माइनस y बाय 2 प्लस y एंड दिस x बाय y directly we can say minus half equals to half minus y by 2 plus y by 2, it will become y by 2
equals to -1/2 will be taken to this RHS, it will become 1. तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ रही है 2, and because of this y equals to 2 we can say x equals to -1. ओके, एक सॉल्यूशन तो हमारे पास ये हो गया. एंड व्हेन सेकेंड केस ले सकते हैं, व्हेन z इक्वल्स टू 1, तो z आपने कंसीडर कर रखा है x अपॉन वाई, तो इसे हमें आगे तक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि आपको बोल रखा है x इज लेस देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0. तो ऑब्वियसली व्हेनेवर यू विल कैलकुलेट x अपॉन y इट विल ऑलवेज कम नेगेटिव वैल्यू. तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव. तो इससे कोई सॉल्यूशन अगर कैलकुलेट भी होके आता है तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज इनवैलिड ऑप्शन. ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू -1 एंड y इक्वल्स टू 2, जो हमें गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंगली भी सेटिस्फाई होती है. ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा JEE एडवांस 1985 का. इसमें बोला गया है इफ log ऑफ x - 1 एट बेस 0.3 is less than log of x - 1 at base 0.09, then we have to find out the interval in which x lies. Okay, then x lies in the interval. तो देखा जाए तो वैसे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ही आसान टाइप का क्वेश्चन है और IIT अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन तो बिल्कुल पूछता ही नहीं है. लेकिन इस क्वेश्चन को करके भी आपको एक आइडिया लगेगा कि आखिर वो किस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए आपको बोल रहा था. तो हम स्टार्ट करते हैं. लॉग की ये इक्वेशन जो हमें गिवन कर रखी है इनइक्वालिटी, ये लिख लेते हैं. लॉग ऑफ x - 1 एट बेस 0.3 लेस देन लॉग ऑफ x - 1 एट बेस 0.09. ओके, तो यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी से सबसे पहली कंडीशन तो यही आ जाएगी दैट x - 1 शुड बी ग्रेटर देन 0 और यू कैन से x शुड बी ग्रेटर देन 1. पहली कंडीशन तो यही आ जाती है हमारे पास. अब जब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो हम देख रहे हैं दिस इज 0.09 विच इज बेसिकली द स्क्वायर ऑफ 0.3. तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ x - 1 एट बेस 0.3 less than log of x - 1 at base 0.3 whole square. अब हमें अगेन लॉग की जो प्रॉपर्टी है वो पता है. log of a at base b to the power c will be written as this power c of base will come in the denominator. ये हो जाएगा 1/c log of a at base b. तो आप इसे बोल सकते हो log of x - 1 at base 0.3 is less than 1/2 log of x - 1 at base 0.3. क्योंकि ये 2 कांस्टेंट है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है विदाउट साइन चेंज. तो ये हो जाएगा ट्वाइस टाइम ऑफ log of x - 1 at base 0.3 less than log of x - 1 at base 0.3. ओके, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको. ये जो 2 है हमारे पास, इसको हम क्वांटिटी की पावर में ले जाते हैं. इट विल बिकम log ऑफ x - 1 होल स्क्वायर एट बेस 0.3 लेस देन log ऑफ x - 1 एट बेस 0.3. ओके, अब क्योंकि हमें ये लॉग की प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए, ये बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी है लेकिन ये अगर याद रहेगी तो अच्छा रहेगा. अगर लॉग का बेस 0 से 1 के बीच में लाई करता है, लॉग का बेस 0 से 1 के बीच में लाई करता है, तो जो इनइक्वालिटी होती है, जब भी कभी हम लॉग को रिमूव कर रहे होते हैं, कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तो जो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाता है. लेकिन अगर यहाँ बेस जो है, लॉग का बेस जो है दोनों साइड में सेम है और उसके अलावा वो 1 से ग्रेटर है,
तो ऐसे कंडीशन में हम इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करते हैं। तो अब अगर हम यहां पर कंपैरिजन करते हैं तो आपके पास आएगा x माइनस वन होल स्क्वायर ग्रेटर देन x माइनस वन। ये ग्रेटर देन केवल और केवल इसी वजह से आया क्योंकि जो बेस है दैट इज लाइंग इन बिटवीन 0 to 1। अगर 1 से बड़ा अगर आपका बेस रहेगा लॉग के अंदर तो इनइक्वालिटी का साइन अनचेंज्ड रहता है। ये चीज बस याद रखने वाली है। तो अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। x माइनस वन होल स्क्वायर माइनस x माइनस वन, इस पूरे के पूरे x माइनस वन को हम LHS में लेके आ गए ग्रेटर देन 0। यहां से x माइनस वन कॉमन ले लिया तो आपके पास बचेगा x माइनस वन और एक ये वाला माइनस वन ग्रेटर देन 0, और यू कैन से x माइनस वन x माइनस टू ग्रेटर देन 0। अब हम इसको नंबर लाइन पे एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लिया, हमारे पास एक तो x इक्वल टू 1 आ रहा है और एक 2 आ रहा है, और जो साइन स्कीम होती है, साइन को जो सेट करने की जो स्कीम होती है वो सेट कर लिया। हमसे क्या बोल रहे हैं ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 बोले तो पॉजिटिव वाले, ये और ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। तो हमारे पास x का इंटरवल आ रहा है माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। लेकिन यहां पर एक कंडीशन जो लॉग की सबसे पहले हमें गिवन कर रखी है, क्या है? लॉग ऑफ x माइनस वन एड बाई 0.3 लेस देन लॉग ऑफ x माइनस वन एड बाई 0.09। तो यहां पर ये जो लॉग के अंदर जो क्वांटिटी है x माइनस वन जो अभी हमने बताई थी, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इट मीन्स x शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। तो हमारे पास नंबर लाइन पर भले ही चाहिए दो इंटरवल्स आ रहे हो, हमें इन दोनों इंटरवल्स का इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन 1 से लेना पड़ेगा। तो x ग्रेटर देन 1 से आगे वाली जो भी वैल्यू हमारे पास इंटरसेक्शन में आती है, और वो वैल्यू कौन सी है? 2 टू इन्फिनिटी वाली। तो ऑब्वियसली इसके अंदर से जो हमारा रिक्वायर्ड जो रिजल्ट आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? x बिलोंगिंग टू 2 टू इन्फिनिटी। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 टू इन्फिनिटी। ओके ओके बच्चों, एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। ये क्वेश्चन है JEE 2023 का। इसमें बोल रखा है लेट A, B, C and D be positive real numbers such that A plus B plus C plus D equals to 11 if the maximum value of A to the power 5, B to the power 3 into C square into D equals to 3750 times of beta, then we have to find the value of beta. ओके इसको करते हैं। यहां पर हमें तीन चीजों का ध्यान रखना है। यहां इन्होंने हमें जो तीन चीजें दे रखी हैं वो ही इस क्वेश्चन को आगे जाने में डिसाइड करेंगी। कैसे? एक तो इन्होंने हमें चार ये जो नंबर्स दे रखे हैं A, B, C and D, इनको बता रखा है रियल पॉजिटिव नंबर है, तो एक तो इनका सम गिवन कर रखा है, एक इन नंबर्स का प्रोडक्ट गिवन कर रखा है। हाँ, इनमें कुछ पार्ट्स जो हैं वो सिमिलर टाइप से नहीं गिवन कर रखे हैं, उनको एडजस्ट करेंगे हम किसी तरीके से। और एक जगह मेंशन कर रखा है मैक्सिमम वैल्यू। कभी भी आपको कुछ जो नंबर्स गिवन कर रखे हैं उनका सम गिवन कर दिया जाए, उनका प्रोडक्ट गिवन कर दिया जाए, और मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू की बात की जाएगी, तो हमेशा ध्यान रखना है इसमें लगभग 99.99% आपको AMGM ही यूज करना होता है। तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। आपने सबसे पहले लिख लिया A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल्स टू 11। सेकेंड क्वांटिटी जो आपको गिवन कर रखी है दैट इज A टू द पावर 5 इंटू B टू द पावर 3 इंटू C स्क्वायर इंटू D इक्वल्स टू 3750 टाइम्स बीटा, और इसी बीटा को हमें कैलकुलेट करना है। ध्यान देने योग्य ये बात है कि हमारे पास चार पॉजिटिव नंबर जो रियल पॉजिटिव नंबर है गिवन कर रखे हैं, लेकिन इनकी वैल्यू नहीं बता रखी है। इक्वेशन केवल दो दे रखी हैं और एक पांचवा वेरिएबल अपने आप से पैदा हो गया है बीटा, जिसको हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो यहां पर AMGM बहुत ही सिंपलीफाइड तरीके से सेट बैठता है। तो अगर आप देखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू की भी बात कर रखी है, ये आपको खुद से समझ में आने लगेगा जब आप दो चार टाइप के ऐसे क्वेश्चंस कर लेंगे कि आखिर इसमें AMGM हमें कैसे समझ में आएगा कि लगाना है। तो आपने देखा सबसे पहले तो कि अगर यहां पर A टू द पावर 5 है, B टू द पावर 3 है, C स्क्वायर एंड D दे रखा है, तो आखिर इसको, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को
ये जो हमें समीशन दे रखा है इसके साथ कंपनसेशन कैसे करना होगा अगर हम AMGM लगाएंगे। तो हम देखते हैं, अगर हमें AMGM लगाना होगा तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए AMGM का डेफिनेशन क्या है। दैट इज AM शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू GM। AM होगा अर्थमेटिक मीन एंड GM होगा ज्योमेट्रिक मीन। तो अगर हम किसी भी तरीके से मैनिपुलेशन करके, सिंप्लीफिकेशन करके इस प्रोडक्ट के जो पार्ट्स हैं इनको समीशन के तौर पे क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दें तो हमारे पास इक्वेशन से बीटा की वैल्यू निकल जाएगी। यही IIT आपसे चाहता है कि आप इसे सिंप्लीफिकेशन इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को समीशन के तौर पर, समीशन के रूप में करके दिखाओ। तो कर देते हैं, उसमें कहीं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे पास कितने नंबर्स हैं टोटल, कितनी पार्ट्स का सम बैठ रहा है वो बस हमें कैलकुलेट करना है। तो हम देख लेते हैं, दैट इज 5, दिस इज 3, दिस इज 2 एंड दिस इज 1। तो टोटल जो सम आएगा हमारे पास 5 and 3 8 and 2 10 and 1 11। तो हमें टोटल 11 नंबर्स चाहिए जिसके अंदर ये ब्रेक होना है हमारा ऊपर वाला समीशन। तो देखते हैं, हमने इस A को पावर 5 लिख रखा है। ये पावर 5 GM में केवल तभी आएगा जब हमारे पास AM में A कितनी बार आए, 5 टाइम्स आए। तो A को हमें 5 बार ब्रेक करना है। तो ऑब्वियसली हम इसको लिख सकते हैं A/5 प्लस A/5 प्लस A/5 प्लस A/5 प्लस A/5। इससे हमें एक बहुत बड़ा फायदा ये हो रहा है कि एक तो A की जो इंटीग्रिटी है वो बनी हुई है और दूसरा हमने A को कितनी बार रिप्रेजेंट कर दिया है, 5 टाइम्स, जिससे GM में हमें पावर कितनी मिल जाएगी, A⁵ प्लस। इसी तरह हमें क्या दे रखा है, B³ दिस कैन बी रिटन एज B3 प्लस B/3 प्लस B/3। इसी तरह C² गिवन कर रखा है, इसको भी आप 2 बार ब्रेक कर सकते हो, C/2 प्लस C/2 एंड D बेचारा केवल एक ही बार दे रखा है तो हमने इसको कितनी बार लिखा है, 1 टाइम। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, इस पूरे का हम AM निकाल रहे हैं। तो ये टोटल कितनी टर्म्स हो गई, अगर आप ध्यान से काउंट करेंगे, 5 तो ये हो गई, 3 ये टर्म्स हो गई, ये 2 हो गई और ये 1 हो गई। तो टोटल आपके पास टर्म्स आ गई 11। और हम क्या बोल रहे हैं, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM ऑफ ऑल दीज नंबर्स। अगर इन सारे ही नंबर्स का अगर हम GM निकालेंगे तो जरा ध्यान से देखो, ये A/5 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 ये कितने टाइम्स है आपके पास, 5 टाइम्स है। तो बेसिकली आप क्या बोल रहे हो, A/5 टू दी होल पावर 5 इनटू ये हो जाएगा आपके पास B/3 टू दी होल पावर 3 इनटू ये हो जाएगा आपके पास C/2 टू दी होल पावर 2 इनटू D। और ये अंडर रूट नहीं है, ये क्या है, आपके पास 11th रूट ऑफ ऑल दीज नंबर्स। ठीक है, इसे आगे प्रोसीड करते हैं। तो हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा अपनी वो जो इक्वेशन अभी लिखी थी, ये हो जाएगा हमारे पास 5 टाइम्स ऑफ A/5 प्लस 3 टाइम्स ऑफ B/3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C/2 प्लस D डिवाइडेड बाय 11 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11th रूट ऑफ A⁵ इंटू B⁵ इंटू C² इंटू D अपॉन 5⁵ इंटू 3⁵ इंटू 2² इंटू 1। ओके, तो इसे जब और सिंप्लीफाई करते हैं कितना हो जाएगा, A प्लस B प्लस C प्लस D, जिसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन कर रखी है, दैट इज 11 होल डिवाइडेड बाय 11 टर्म्स। ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ये 11th रूट ऑफ A⁵ इंटू B³ इंटू C² इंटू D अपॉन 5⁵ इंटू 3² इंटू 2² इंटू 1 को चाहे तो आप लिख दो, चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये जो 11 है, इससे ये 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 1। अब थोड़ा सा समझने की बात है, हम क्या बोल रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू, बेसिकली क्वेश्चन में पहले से ही गिवन कर रखा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A⁵ B³ C² इंटू D इज इक्वल टू 3750 टाइम्स बीटा। अब क्योंकि हम देख रहे हैं यहां पर एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो क्या बोल रहे हैं हम, लेस देन इक्वल टू दिस 1।
जब भी कभी किसी क्वांटिटी के लिए हम बोल रहे हैं लेस देन इक्वल्स टू सम अनदर क्वांटिटी, तो इससे हमें एक मैसेज समझ में आ रहा है कि इस क्वांटिटी की वैल्यू इस पर्टिकुलर क्वांटिटी से हमेशा या तो लेस रहेगी या इक्वल रहेगी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? इक्वल टू पर, क्योंकि इक्वल टू के अलावा जितनी जो भी वैल्यूज आएंगी वो सारी क्या रहेंगी? लेस देन। तो इसलिए अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वल इक्वेट कर देते हैं, और क्योंकि इस पे पार कितनी लगी हुई है? 1/11, 11th रूट है, तो हम साथ साथ इसके अंदर पार 11 से पार 11 लगा देते हैं दोनों साइड में। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्सप्रेशन, थोड़ा सिंप्लीफाई करके a⁵ इंटू बी क्यूब, और इसकी भी हम वैल्यू डायरेक्टली पुट कर सकते हैं जो कि हमें मैक्सिमम वैल्यू के लिए बता रखी है, दैट इज 3750 टाइम्स बीटा इक्वल्स टू 5⁵ इंटू 3 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर। अब बस हमें बीटा की वैल्यू कैलकुलेट होके मिल जाएगी। हम लिख देंगे 5⁵ 3 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर अपॉन 3750। यहां से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 90। सो दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।